मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब महात्मा गांधी जेल में थे तो उनको लोगों के घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़पेपर ही एक ऐसी चीज थी जिसका वो यूज करते थे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज का मीडिया अगर पहले होता तो ब्रिटिशर्स उसको खरीद लेते और हमें ये यकीन दिला दिया जाता कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी कंट्री के लिए। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडियन मीडिया 142 रैंक पे आती है। लेबनान एंड अफगानिस्तान जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, वो कंट्रीज भी इंडिया से आगे आती हैं मीडिया के मामले में। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि बिना कोई ओपिनियन रखे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। अब इंडियन मीडिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है उससे आप ये समझिए, एक जर्नलिस्ट जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बहुत सी पॉलिसीज पे भी फर्क पड़ता है। तो जो जर्नलिस्ट होता है उसकी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सोच समझ कर निकाले। मान लो आपको एक ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि आपको एक्स अमाउंट की लॉटरी लगी है। ये अमाउंट कुछ भी सोच सकते हो आप, और उसके नीचे ईमेल में लिखा हुआ है उस अमाउंट को पाने के लिए आपको बहुत ही कम सा अमाउंट उनको देना पड़ेगा। वो अमाउंट बहुत ही कम है। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा करेगा? नहीं करेगा। दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। $90 मिलियन 650 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का लॉस हुआ है लोगों का सिर्फ इसी ईमेल के फ्रॉड के कारण। जो ये ईमेल आती है और लोग थोड़े बहुत पैसे डिपॉजिट करा देते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट हैक हो जाता है। इसी वजह से इतने ज्यादा पैसों का फ्रॉड हुआ है। तो अब आप खुद ही सोचो, जो ऐसे लोग हैं जिन्हों के पास ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है और उन लोगों को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है और वो बैंक्स में ऐसा ही छोटा मोटा अमाउंट जो है वो सबमिट करा देते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट हैक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर वोट्स लेना कितना आसान होगा, कितना ज्यादा आसान होगा। लोगों को क्या लगता है कि जब वो वोटिंग बूथ पे जाके वोट देते हैं वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनसे वोट दिलवाया जा रहा है। स्टीव बैनन ये एक ऐसे आदमी का नाम है जो कि एक्स स्ट्रेटेजिस्ट भी रह चुके हैं व्हाइट हाउस के। इन्होंने 2019 में एक बात कही थी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट का एक्चुअल ऑपोजिशन होता है वो होता है मीडिया, और उस मीडिया को हैंडल करना इज नॉट टू डिफिकल्ट। आप मीडिया में गार्बेज भर दीजिए, लोगों का ध्यान सिर्फ उस गार्बेज में रहेगा और आप अपना काम पीसफुली कर सकते हो। गार्बेज से मेरा मतलब है कोई भी फेक इंफॉर्मेशन भर दीजिए। एक और बात, जो ये लोग डिबेट करते हैं, जो ये मीडिया वाले लोग डिबेट करते हैं, उसके नाम ये बहुत ही अतरंगी सोचते हैं। जैसे कि ये पीओके वापिस दे दे इमरान, मेरे राम वर्सेस तेरे राम, मोदी का प्रण पाकिस्तान का चीरहरण, विपक्ष पड़ा है चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, एंड सो ऑन। अब मैं कह रहा हूँ मीडिया बिकी हुई है, पूरी तरह से बिकी हुई है। तो अब आप सब सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिस चीज को बेचा जाता है ना उसका कोई ना कोई खरीदार भी होता है, और आप लोगों को ज्यादातर क्या लगता है कि जो पार्टी जीती है उसी ने ही मीडिया को खरीदा होगा, उसी के पास पैसा है। लेकिन पैसा तो उसके पास भी है ना जो टीम हारी है, वो भी तो मीडिया को खरीद सकती है। और हम मान लेते हैं कि ऐसा सच में होता तो हर चैनल का अलग अलग प्रोपोगेंडा होता। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, जो भी प्रोपोगेंडा होता है वो सभी चैनल का कॉमन होता है, सिर्फ एक ही न्यूज सभी चैनल्स में चल रही होती है। तो इसके पीछे भी ना बहुत ही डिटेल्ड रीजन है, ये इतनी सिंपल चीज नहीं है जितनी आप सबको लग रही है। इसमें पहला आता है मीडिया कंसल्टेशन। इसमें कुछ चुनिंदा लोग एक कंपनी को टेक ओवर करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किया जाता है। जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल होता है उसको रन करने के लिए लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 30 से 50 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर चैनल जो है ना वो आपके सेट ऑफ बॉक्स तक पहुंच सके। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, सैलरी और भी बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। और जो न्यूज गैदरर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं न्यूज को इकट्ठा करने के लिए, उसका भी अलग एक खर्चा आता है। तो अब आप कह सकते हो तो जो न्यूज चैनल चलाना होता है वो खुद में ही एक बहुत ही कॉस्टली सा अफेयर होता है। तो जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो दो तरीके से कमाते हैं, पहला सब्सक्रिप्शन और दूसरा एडवर्टाइजमेंट। सब्सक्रिप्शन का मतलब जैसे हम टाटा स्काई और डीटीएच में चैनल पे करते हैं, जो कि 1 to 3 रुपीज के बीच में आता है पर मंथ। एडवर्टाइजमेंट का मतलब जो कि चैनल के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो कि न्यूज चैनल शोज करते हैं, उनसे भी उनकी काफी अच्छी अर्निंग होती है। जो 75% तक की जो डिमांड होती है न्यूज चैनल्स की वो पूरी होती है एडवर्टाइजमेंट से। को एक और चीज बता दूं, अगर कोई भी चैनल लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहता है तो उसको मजबूर होना ही पड़ता है एड्स पर, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि सारी की सारी चीजें शुरू होती हैं। अब जो कोऑपरेटिव कंपनीज होती हैं वो भी जो ऐसे
ऐसे चैनल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, उनको ये कंपनीज इग्नोर करती है, उनके चैनल में अपनी एड्स नहीं चलाती। आखिरकार वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि इस चीज से इनकी भी पॉलिसीज पे फर्क पड़ता है। मान लो इस चीज को तो फिगर आउट कर लिया मीडिया ने कि रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं करनी है, लेकिन अब इसमें भी कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे चैनल्स ही ऐसा कर रहे हैं। तो अब बात आके फंस जाती है टीआरपी पर। जो टीआरपी पे सबसे ज्यादा ऊंचा चैनल है वो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप देख सकते हो कि ये चैनल एंटरटेनमेंट का है और न्यूज चैनल्स के इंप्रेशंस बहुत कम आते हैं, यानी कि उनकी टीआरपी बहुत कम आती है। और ये बात न्यूज चैनल्स अच्छी तरह से जान गए हैं, इसीलिए न्यूज चैनल्स अपना कंटेंट धीरे धीरे एंटरटेनमेंट की तरफ पुश कर रहे हैं। जो फेक न्यूज होती है ना, उसमें एक मसाला होता है, एक तड़का होता है, सभी लोग उसको रुक कर सुनना चाहते हैं, क्योंकि आखिरकार वो फेक न्यूज है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बाहर की कंट्रीज में सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस झूठ के ऊपर से पर्दा उठाया जाता है, लेकिन इंडिया में इससे उल्टा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में झूठ बोला जाता है और जो सोशल मीडिया होती है वहाँ पे ज्यादातर झूठ का पर्दा उठाया जाता है, जो कि लोग खुद उठाते हैं। उस डाउट को क्लियर किया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा था, ना ऐसा है और ना ही ऐसा होगा। अब मैं आपसे सच में कह रहा हूँ, इंडिया की जो मीडिया है वो बिकी हुई है और हो सकता है उस मीडिया को गवर्नमेंट ने ही खरीदा हो, मतलब गवर्नमेंट ही उस पे फेक न्यूज चलाना चाहती हो या चलाने के लिए उन्हें चार्ज करती हो। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले हम इलेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पैंडेमिक के टाइम कोविड के इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो देश के लीडर्स हैं वो अभी भी वोट मांगने के लिए तैयार हैं। ये बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो रही है, किसी भी पार्टी को लीजिए और उनकी रैलीज देखिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे हम कोविड को हरा पाएंगे? आखिर गवर्नमेंट के लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों की जाने या सिर्फ लोगों के वोट्स? क्या इन रैलीज में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्राउड वैक्सीनेटेड है? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो आम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, लेकिन ये कभी भी खुद इन चीजों का फॉलो नहीं करते। इस चीज में कोई एक पार्टी या कोई एक बड़ी पार्टी शामिल नहीं है, इसमें सारी की सारी पार्टी शामिल है। जिन पार्टीज ने की रैलीज निकाली, लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन उनके खुद के लीडर ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, खुद इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकलवा रहे हैं। आखिर क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन या लाइफ? पिछले साल भी लीडर्स का ध्यान सिर्फ इलेक्शंस पर था, वोट में था, लोगों की जाने बचाने में नहीं था। तो अब आपको कैसे लगता है कि इस साल पैंडेमिक खत्म हो सकता है? पिछले साल मई के महीने में इसका जवाब मिल चुका था। एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे थे और पिछले साल भी रैलीज में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की गई। तो अब एक बात क्लियर है, सारे रूल्स, सारे इंस्ट्रक्शन, सारी गाइडलाइन सिर्फ एक आम इंसान के लिए है। क्या लीडर उसको फॉलो नहीं कर सकते? क्या इलेक्शन और डेमोक्रेसी उन लोगों से भी ज्यादा ऊपर है जिनके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं? और इतनी ज्यादा रैलीज निकालने के लिए क्या एक्सक्यूज है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता? ओमिक्रॉन के इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, उसे रोकने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? अगर एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं तो इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? अगर पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है तो रैलीज क्यों नहीं हो सकती? अगर एजुकेशन एडजस्ट कर सकता है तो पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकती? इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अब सोचना आप लोगों को है, आपके वोट का सवाल है। और उन लोगों को तो वोट कभी भी मत देना जो कि कोरोना को, ओमिक्रॉन को सबसे ज्यादा फैला रहे हैं, इतनी ज्यादा रैलीज कर कर कर। क्या आपको कोई अच्छा लीडर मिला है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं मीडिया के बिके हुए पर। कोबरा पोस्ट, ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट पोर्टल है जिसने कि ये सब कुछ खुलासा किया था। तो होता क्या है, कोबरा पोस्ट के एम्प्लॉयज 36 अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग चैनल्स के लोगों के पास, तो इनके जो जर्नलिस्ट हैं वो अंडर कवर होकर स्टिंग ऑपरेशंस करते थे। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम की एक पार्टी थी। 36 अलग अलग मीडिया चैनल्स के पास जाते हैं। जिस जर्नलिस्ट का नाम था पुष्प शर्मा, जैसा कि मैंने कहा ये लोग हर काम अंडर कवर होकर करते थे, तो उन्होंने अपना नाम भी बदला। और इन लोगों ने उन सभी मीडिया के लोगों के पास जाके एक ही सवाल पूछा। मीन्स उन्होंने एक तरह से कहा, उनको पैसे दिखाकर कहा कि मैं जैसे ही कोई एक न्यूज चलाता हूँ हिंदुत्व के अगेंस्ट, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और ओपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट, तुम ऐसी खबरें चला दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें करोड़ों में पैसे दूंगा। और आप सब मानोगे नहीं, दे ऑल सेड यस। उन सभी 36 के 36 मीडिया चैनल्स के लोगों ने यस कहा, मतलब वो पैसे लेने को तैयार थे, वो फेक न्यूज चलाने को तैयार थे पैसे लेकर। अब आप समझ सकते हो मीडिया बिकी हुई होती है, और इस ऑपरेशन से तो पक्का बिकी हुई होती है। कोबरा पोस्ट ने इन सारे ऑपरेशंस की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हैं। ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा लंबी हैं, इसलिए इन्हें दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, बट आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट
सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा, कोई भी फेक न्यूज है, कोई भी प्रोपोगेंडा है, उस पे सिर्फ आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। दूसरी चीज, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो उसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। इससे पहले भी आपने बीजेपी कांग्रेस किया है, हिंदू मुस्लिम किया है और आप आने वाले 10 साल तक भी करते रहिए, लेकिन इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब हम झूठ के खिलाफ बोलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स इसलिए महंगी फीस लेते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। 10 साल पहले भी नहीं होती थी, 10 साल बाद भी नहीं होगी, क्योंकि जिन मुद्दों पे हमें बोलना होता है उन पे हम कभी भी नहीं बोलते। सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई इसलिए मिली थी क्योंकि हम लोग तब खड़े हुए थे, हम उस मुद्दे पे खड़े हुए थे। वैसे ही अगर हम गलत चीजों पे स्टैंड लेंगे तभी वो चीजें एंड हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। #share the truth।